एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गुलजार एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर कौन कौन से किंगडम्स, कौन कौन से चीफडम्स इमर्ज हो रहे थे। तो ये बात तो हमने देखी थी कि किंग्स के मामले में क्या चल रहा था, लेकिन इसी के साथ ही साथ जो रूरल सोसाइटी थी उसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे ना। तो इस वीडियो में हमें वही पढ़ना है, अ चेंजिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब जो रूरल एरिया होता है ना, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जनता थी वो किंग्स के बारे में, उनके अंदर क्या क्या परसेप्शंस थे, वो लोग क्या सोचते थे किंग्स के बारे में, हमें ये जानना है। तो ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस हमें सारे आंसर्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। इनफैक्ट जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो अपने थॉट्स के, अपने एक्सपीरियंसेस के अकाउंट्स रेयरली ही छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल सिर्फ उनका एक मकसद होता है कि कैसे भी करके उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, कमाएं और खाएं, ठीक है। तो उनके पास में इतने रिसोर्सेज होते ही नहीं है कि वो एजुकेशन वगैरह लें। तो एजुकेशन नहीं होगी तो वो लिखाई विखाई कहाँ से कर लेंगे। तो इसी तरीके से फिर वो अपने अकाउंट्स नहीं बना पाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बावजूद हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? उन्होंने कुछ स्टोरीज एग्जामिन की, और वो जो स्टोरीज थी वो एंथोलॉजीज में लिखी हुई थी। एंथोलॉजीज जैसे कि एक कोई ग्रंथ हो गया, एक बुक हो गई, तो उसमें स्टोरीज लिखी हुई थी, ठीक है। स्टोरीज का नाम जैसे कि कुछ जातकाज हो गए, कुछ पंचतंत्र हो गए, ये स्टोरीज थी। इनमें अलग अलग स्टोरीज हुआ करती थी। तो इनको पढ़कर, इनको समझकर हिस्टोरियंस ने इन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानने की कोशिश की है। और इनमें से कई स्टोरीज पॉपुलर ओरल टेल्स के रूप में ओरिजिनेट हुई। ओरल टेल्स यानी कि ये जो स्टोरीज हैं वो लिखी नहीं गई थी, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ओरली ट्रांसफर हो रही थी, बोल बोल कर दूसरी को याद करवा दिया जाता था। तो इस तरीके से ये स्टोरीज जो है वो ओरिजिनेट हुई और बाद में इनको लिखा गया, बहुत बाद में जाकर ये स्टोरीज लिखी गई। और जो जातकास थे जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कब लिखा गया इनको? फर्स्ट मिलेनियम सीई के मिडल में। फर्स्ट मिलेनियम यानी कि 1000 सीई है ना, और इसके मिडल में यानी कि 500 सीई में लिखा गया है जातकास को। तो एक स्टोरी जिसको जाना जाता है गंधटिंडु जातका के नाम से, ये क्या बताती है? ये एक विग्ड किंग की, मतलब एक बहुत ही बेकार किंग था, जिसके जो सब्जेक्ट्स थे यानी कि जो प्रजा थी उसकी प्लाइट क्या हो रही थी, उसकी दुर्दशा क्या हो रखी थी, वो ये वाला जातक बताता है। इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन थे? इनमें एल्डरली विमेन थी, मतलब जो बूढ़ी महिलाएं हो गई, मैन हो गए, कल्टीवेटर्स थे, किसान थे, हर्डर्स थे, हर्डर यानी कि जो एनिमल्स को पालते हैं, विलेज बॉयज हो गए, और एनिमल्स भी हो गए, यानी कि एनिमल्स की भी दुर्दशा हो रखी है इस विग्ड किंग के राज्य के अंदर। और जब किंग वेश बदलकर प्रजा के बीच चला गया ये जानने के लिए कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, तो उनमें से हर किसी ने उस राजा की माइजरीज के लिए, जो भी उसने दुख दिए हैं उन लोगों को, उसके लिए राजा को सिर्फ कर्स ही किया। उन लोगों ने भला बुरा ही बोला, इसके अलावा कुछ तारीफ नहीं की उसकी। वो ये कंप्लेन करते हैं कि रात में रॉबर्स उन पर अटैक कर लेते हैं, जो लुटेरे होते हैं, डकैत होते हैं, रात में रॉबर्स उन पर अटैक कर देते हैं और लूट कर ले जाते हैं, और दिन में टैक्स कलेक्टर्स उनसे सब चीज़ें लूट कर ले जाते हैं। तो वो दोनों तरफ से मर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो राजा को भला बुरा बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि सारा पैसा उनका लुट जा रहा है, लोग क्या करते थे? वो अपने विलेजेस को छोड़ देते थे और फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते थे। तो ये तो स्टोरी हो गई जो एक जातक में मेंशन की गई है। ये स्टोरी ये इंडिकेट करती है कि एक किंग और उसके सब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन कैसा है, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है उसके साथ में रिलेशन कैसा है। रूरल पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंड रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है ना। क्यों रहती है? क्योंकि जो किंग्स हैं वो सिर्फ अपने कॉफर्स को भरने पर ध्यान देते हैं। कॉफर्स यानी कि राजकोष। राजकोष को कैसे भरेंगे? हाई टैक्सेस की डिमांड करके, बहुत ज़्यादा टैक्सेस इनसे वसूला जाता है। तो पर्टिकुलरली जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इस तरह की हाई टैक्सेस की डिमांड को ऑप्रेसिव समझते हैं। ऑप्रेसिव यानी कि अत्याचारी, ये इन पर अत्याचार कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इन पीजेंट्स को परेशान कर रही हैं। ऑब्वियसली कर रही हैं यार, उनके पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा जो इतना हाई टैक्सेस उन गरीबों पर लगाया जाता है। तो इन हाई टैक्सेस की वजह से ये लोग क्या करते हैं? ये फॉरेस्ट में चले जाते हैं और सिर्फ फॉरेस्ट में जाना ही इनके पास में एक ऑप्शन रह जाता है, जो कि
उस जातक स्टोरी में बताया गया है कि लास्ट में क्या कर रहे हैं लोग, लास्ट में विलेजेस को छोड़कर फॉरेस्ट में चले जा रहे हैं। तो हाई टैक्सेस भी थे और लोग अपने विलेजेस को छोड़कर फॉरेस्ट में भी जा रहे थे। इसी दौरान कुछ अदर स्ट्रेटजीज भी थी जिनको अडॉप्ट किया जा रहा था प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो टैक्सेस की डिमांड है वो भी पूरी हो सकेगी। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि जिनके पास में ये स्ट्रेटजीज नहीं है, जिनके पास में इतना पैसा नहीं है, वो तो फॉरेस्ट चले जा रहे हैं, और जिनके पास में पैसा है वो नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। तो अब हम आगे देखेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज की जा रही थी उस टाइम पर। तो एक इस तरह की स्ट्रेटजी थी कि प्लो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होना। प्लो एग्रीकल्चर जो हल होता है ना, हल से खेत जोता जाता है, उसके बाद में उसमें बीज बोए जाते हैं और एग्रीकल्चर किया जाता है। तो अब प्लो एग्रीकल्चर करना शुरू कर रहे थे लोग, इससे पहले नहीं था प्लो एग्रीकल्चर। और ये जो प्लो एग्रीकल्चर था ये फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज में स्प्रेड होता है। एलुवियल का मतलब क्या होता है? एलुवियल जो वर्ड है ये बना है एलुवियम से। एलुवियम का मतलब होता है कि रिवर जो होती है ना, रिवर अपने साथ में जो मिट्टी लेकर आई होती है और उस मिट्टी को रिवर कहीं पर जाकर इकट्ठा कर देती है और वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक प्लेन क्रिएट हो जाता है, एक मैदान क्रिएट हो जाता है, उसको बोला जाता है एलुवियल प्लेन। और जैसे दो पहाड़ हैं, इनके बीच में से नदी निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर भी थोड़े थोड़े प्लेन होंगे, ठीक है। तो ये जो दो पहाड़ों के बीच की जगह है ना, इनको वैली बोला जाता है। तो क्योंकि नदी निकल कर आ रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, एलुवियल रिवर वैली बोला जाएगा। और ये जो रिवर वैलीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, इनमें प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। तो इन एलुवियल रिवर वैलीज में प्लो एग्रीकल्चर स्प्रेड हो रहा था। इनका एग्जाम्पल क्या है, गंगा और कावेरी का एग्जाम्पल है। जो गंगा रिवर है उससे गैंगेटिक प्लेन बनते हैं और जो कावेरी रिवर है साउथ इंडिया में, उससे कावेरी के प्लेन बनते हैं। तो जो प्लो एग्रीकल्चर था उसका यूज कब से होने लगा, लगभग 6th सेंचुरी BCE से, ठीक है। तो आयरन टिप्ड प्लोशेयर जो था उसका यूज कैसे किया जाता था, जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल का मतलब हमने अभी समझा, जो रिवर जो सॉइल लेकर आती है ना, उसको टर्न करने के लिए यूज किया जाता था उन एरियाज में जहाँ पर हाई रेनफॉल होती थी। इन सिंपल वर्ड ये बोल रहे हैं कि इस प्लोशेयर से प्लोइंग की जाती थी, जुताई की जाती थी खेत की, और फिर एग्रीकल्चर किया जाता था। इसके अलावा गंगा वैली के कुछ पार्ट्स में पैडी का प्रोडक्शन भी होता था। पैडी क्या होता है, धान की खेती जो होती है, जो चावल उगाए जाते हैं, उसे बोला जाता है पैडी। तो पैडी का प्रोडक्शन क्या हो रहा था, अचानक से इंक्रीज होने लगा। कैसे इंक्रीज होने लगा, जब ट्रांसप्लांटेशन करने लगे। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ये उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पर वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, खेतों में पानी भरा रहना चाहिए पैडी के कल्टीवेशन के लिए। ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, पहले सीड्स जो होते हैं, सीड्स को क्या किया जाएगा, नर्सरी या किसी और जगह पर पहले इनको ग्रो किया जाएगा। मतलब जो सीड्स हैं उनसे पहले सैपलिंग्स ग्रो की जाती हैं, छोटे छोटे पौधे जब ग्रो हो जाते हैं उसके बाद में इन छोटे छोटे पौधों को ले जाकर खेत में लगाया जाता है अलग अलग जगह पर। बहुत सारी लेबर इसके लिए चाहिए होती है, ठीक है। और ये जो खेत है ये वाटर लॉक्ड होना चाहिए, पानी इसमें भरा हुआ होना चाहिए हर टाइम पर। तो जब पहले सीड को ग्रो करके सैपलिंग्स में और सैपलिंग को जब खेतों में लगाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो सैपलिंग्स है ना उनका सर्वाइवल का रेशियो काफ़ी हाई रहेगा। क्योंकि अगर डायरेक्टली सीड हम खेत में डालते हैं तो कोई सीड ग्रो होता है, कोई नहीं होता, काफ़ी सारे खराब सीड भी होते हैं, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हमने बीजों को पहले ही अलग से ग्रो कर लिया और उसके बाद में हम पौधे लगा रहे हैं तो हमें पता है कि कितनी यील्ड आनी है, कितना प्रोडक्शन होना है। तो इस टेक्निक से प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक है ना, ये बैक ब्रेकिंग वर्क होता है, यानी कि कमर तोड़ काम होता है। इसमें ना क्या होता है कि झुककर सारे पौधे लगाने होते हैं पूरे खेत में, झुके झुके और खड़े खड़े, बैठ भी नहीं सकते क्योंकि खेत में पानी इतना भरा होता है, जगह ही नहीं होती वहाँ पर। तो इसीलिए जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ये कमर तोड़ वाला काम होता है एक तरीके से। तो ये तो हमने दो स्ट्रेटजीज देख ली प्रोडक्शन को बढ़ाने की, एक था आयरन प्लोशेयर का यूज हो रहा था और दूसरी थी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और जो आयरन प्लोशेयर था उससे हमने देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, राइट, लेकिन इसका जो यूज था वो सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, जैसे कि गैंगेटिक वैली हो गई, कावेरी रिवर के आसपास का एरिया हो गया, राइट। और जो सेमी एरिड वाला एरिया था, सेमी एरिड यानी कि जहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है काफ़ी,
तो उन एरियाज के जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, जैसे कि पंजाब के कुछ पार्ट्स, राजस्थान के कुछ पार्ट्स, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम रहती है और राजस्थान में तो बहुत ही कम रहती है। इन्होंने इस आयरन प्लोशेयर वाली टेक्निक को अडॉप्ट नहीं किया। कब तक नहीं किया? जब तक 20th सेंचुरी नहीं आई। तो 20th सेंचुरी आते आते ये लोग भी आयरन प्लोशेयर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और जो हिली ट्रैक्ट्स में रह रहे थे, हिली एरिया जो था, पहाड़ वगैरह थे जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में अपने इंडिया के या अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था। हो क्या होता है? हो होती है कुल्हाड़ी की तरह, इस तरह से दिखती है हो, है ना। ये जो जगह है यहाँ पर लकड़ी का डंडा लगा लेते थे और इससे क्या करते थे, जो सॉइल थी उसको टर्न करते थे। हिली एरियाज की बात हो रही है, लेकिन ये प्लेन एरियाज में तो आयरन का प्लोशेयर यूज किया जा रहा था एंड हिली एरिया में हो एग्रीकल्चर आ गया था, जो कि मच बेटर था इस टेरेन के अकॉर्डिंग, ये जो हिली टेरेन है। तो ये तो हमने देख ली 3 स्ट्रैटेजीज, आयरन का प्लोशेयर, ट्रांसप्लांटेशन और हो एग्रीकल्चर, राइट। एक और स्ट्रैटेजी क्या थी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट की जा रही थी? वो थी इरिगेशन का यूज। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, जो खेतों में पानी लगाना होता है मैनुअली, राइट। तो ये इरिगेशन कहाँ से किया जाता था? ये वेल्स के थ्रू किया जाता था, टैंक्स के थ्रू किया जाता था, तालाब खोद लिए जाते थे जिनमें पानी भरा रहता था और उनसे इरिगेशन कर लेते थे। एंड जो कैनाल्स थी उनका कम यूज़ किया जाता था। कैनाल जो नहरें होती हैं, जो मेन रिवर होती है, जैसे ये मेन रिवर जा रही है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट इस तरह से निकाल दिया और गांव-गांव तक इसको पहुंचा दिया, अलग से बनाई गई है ये आर्टिफिशियली, राइट। तो इसमें जो मेन रिवर है इसका पानी जाएगा तो इसे बोला जाता है कैनाल और इसी से ही इरिगेशन किया जाता है। लेकिन इन वेल्स को, इन टैंक्स को, इन कैनाल्स को कोई तो बनाएगा ना। कौन इन सारी चीज़ों को बनाता था? कम्युनिटीज़ बनाती थी, साथ में मिलकर बहुत सारे लोग। इसके साथ ही साथ इंडिविजुअल्स भी बनाते थे, यानी कि एक अकेला इंसान वेल्स को या टैंक्स को या कैनाल्स को बनवाता था। अब कोई इंडिविजुअल है तो वो कोई किसान या कोई गरीब इंसान, तो कॉमन पीपल तो नहीं बनवा सकता है ना। इरिगेशन का कोई अगर काम उसे करवाना है तो वो यूजुअली कौन होते थे? यूजुअली पावरफुल मैन होते थे, जैसे कि किंग्स हो गए। और ये किंग क्या करते थे, अगर कोई कैनाल वगैरह बनवा रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज को वो इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करवा देते थे, इंस्क्रिप्शन में लिखवा देते थे वो। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स का एक एग्जाम्पल है गिरनार इंस्क्रिप्शन। गिरनार कहाँ पर है? इस मैप में देखो, यहाँ पर गुजरात है, राइट। गुजरात में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लोकेटेड है गिरनार, और क्योंकि गिरनार में इंस्क्रिप्शन मिली तो उसका नाम पड़ गया गिरनार इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में एक लेक की बात होती है, सुदर्शन लेक की। सुदर्शन मतलब ब्यूटीफुल, देखने में बहुत सुंदर हो। तो सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर था, यानी कि आर्टिफिशियली बनाया गया था, नेचुरल नहीं है, ठीक है। हमें इस लेक के बारे में पता चलता है एक रॉक इंस्क्रिप्शन से, जो कि संस्कृत में लिखी गई है और लगभग 2nd सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड की है, ठीक है। इसको कंपोज किया गया था जो एक शक रूलर था जिसका नाम था रुद्रदामन, उसकी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ये इंस्क्रिप्शन क्या मेंशन करती है कि जो लेक है उस लेक में एम्बैंकमेंट्स भी हैं, उसके तटबंध हैं, जैसे कि ये लेक है, ठीक है, और इसके चारों ओर इस तरीके से एक दीवार सी बनी हुई है ताकि जो पानी है ये बाहर निकल कर ना जाए, है ना। और इसमें वाटर चैनल्स भी हैं, यानी कि पानी के निकलने का रास्ता है ताकि इरिगेशन हो सके, इसीलिए है वाटर चैनल। तो इस लेक को बिल्ट किसने किया? जब मौर्यन एम्पायर चल रहा था तो उनके टाइम पीरियड पर एक लोकल गवर्नर था, उसने इस लेक को बनवाया था। लेकिन क्या हुआ, एक टेरेबल स्टॉर्म आता है, एक भयानक तूफान आता है, जिसकी वजह से इसके जो एम्बैंकमेंट्स थे इस लेक के वो टूट जाते हैं और वाटर इस लेक में से बाहर निकलकर सब तरफ फैल जाता है। तो जब वो स्टॉर्म आया और लेक के एम्बैंकमेंट्स टूटे तो उस टाइम पर रूल कर रहा था गुजरात में रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदामन ने ही मेंशन करवाया है इस इंस्क्रिप्शन में कि इसने इस लेक को रिपेयर करवाया है अपने खुद के रिसोर्सेज का यूज करके, और इसने जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, जो इसकी प्रजा है, उन पर इसके लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया है, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया हिज ओन रिसोर्सेज। और उसी रॉक पर एक और इंस्क्रिप्शन मिली है, जैसे ये एक रॉक है, इस पर एक इंस्क्रिप्शन लिखी है रुद्रदामन की। इंस्क्रिप्शन का मतलब ही होता है जो एनग्रेव, जो किया हुआ लिखा है जो भी, वो उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इस रॉक को इंस्क्रिप्शन नहीं बोलेंगे हम। तो इस सेम रॉक पर एक इंस्क्रिप्शन तो लिखी है रुद्रदामन की, और एक और इंस्क्रिप्शन मिली है इसी रॉक से जो कि लगभग 5th सेंचुरी की है। जो रुद्रदामन वाली इंस्क्रिप्शन थी
वो सेकंड सेंचुरी की थी, लेकिन जो दूसरी इंस्क्रिप्शन मिली है ये 5th सेंचुरी की मिली है हमें, यानी कि 300 साल बाद की है, जो ये बताती है कि गुप्ता डायनेस्टी का ही एक रूलर था जिसने इस लेक को एक और बार रिपेयर करवाया। यानी कि इस लेक की कहानी क्या है, मौर्यास के एक गवर्नर ने लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया, फिर स्टॉर्म आया और रुद्रदामन ने उसको क्या करवाया, फिर रिपेयर करवाया। उसके बाद 5th सेंचुरी में क्या होता है, गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर ने उसको फिर से रिपेयर करवाया। और ये सब हमें कहाँ से पता चला, इंस्क्रिप्शन से पता चला। तो ये सारे रिकॉर्ड करवाए जाते थे। और जो सुदर्शन लेक है इसका यूज भी किस लिए होगा, इरिगेशन वगैरह के लिए होगा, पीने के पानी के लिए होगा। तो यही तो हम पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की अलग अलग टेक्निक्स आ रही थी, अलग अलग स्ट्रेटजीज आ रही थी, जिसमें पहली देखी हमने आयरन प्लोशायर का यूज हो रहा था, दूसरी ट्रांसप्लांटेशन, तीसरी हो एग्रीकल्चर एंड चौथी इरिगेशन। और इरिगेशन के मामले में हमने देखा कि इरिगेशन के जो मीन्स थे उनको कंस्ट्रक्ट कौन करवाते थे, पावरफुल मैन जो होते थे, जैसे कि किंग्स हो गए, ठीक है। और वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड भी करवा देते थे। और उसी रिकॉर्ड का एक एग्जांपल हमने सुदर्शन लेक का देखा। तो ये हो गई अब तक की कहानी। अब हम आगे देखते हैं कि जो रूरल सोसाइटीज थी उनमें डिफरेंसेस क्या थे, कुछ मतलब हायर स्टेटस, लोअर स्टेटस, ऐसा कुछ था, वो हमें जानना है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो थी, जो हमने अभी पढ़ी, इनसे प्रोडक्शन तो बढ़ा, ठीक है, लेकिन बेनिफिट्स अनइवन थे, सब में इक्वल बेनिफिट्स नहीं थे। और ये चीज क्लियरली दिखती है कि डिफरेंशिएशन ग्रो होता जा रहा है, डिफरेंशिएशन बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। और कुछ स्टोरीज हैं, स्पेशली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की स्टोरीज। इन स्टोरीज में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में मेंशन किया गया है, स्मॉल पीजेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है, और लार्ज लैंड होल्डर्स के बारे में भी मेंशन किया गया है। ये वाली जो कैटेगरी थी, इनके पास में कोई लैंड नहीं होता था, ये दूसरे के लैंड पर जाकर खेती करते थे। ये जो थे स्मॉल पीजेंट्स, इनके पास में थोड़ी बहुत लैंड होती थी, उसी से ही अपना गुजारा करते थे। और लार्ज लैंड होल्डर्स तो थे ही, जिनके पास में बहुत सारी जमीन होती थी, बहुत अमीर होते थे ये। एंड एक टर्म है गृहपति, गृहपति का यूज किया गया है जो सेकंड और थर्ड कैटेगरीज हैं उनको बताने के लिए, यानी कि जो स्मॉल पीजेंट्स हैं वो और जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं वो, इनको बताया गया है गृहपति नाम से। और पाली टेक्स्ट में ये नाम लिया गया है, ये जो टर्म है ये पाली टेक्स्ट में आया है बार बार। तो गृहपति का मतलब क्या होता है, गृहपति, गृह यानी कि घर, पति यानी कि उसका ओनर। तो ये क्या होता था, ओनर होता था, मास्टर होता था, या हेड होता था किसका, एक हाउस होल्ड का। और ये गृहपति विमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल रखता था, जो एक कॉमन रेजिडेंस शेयर करते थे। यानी कि विमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स और वर्कर्स जो होते थे वो अगर एक ही जगह पर रह रहे हैं तो उन सभी पर कंट्रोल होता था गृहपति का। और गृहपति रिसोर्सेज का भी ओनर होता था, जैसे कि लैंड हो गया, एनिमल्स हो गए, और भी चीजें हो गई जो कि उसके हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी, उन सभी का ओनर होता था वो गृहपति। और कभी कभी ये जो टर्म है गृहपति, इसका यूज होता था एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस, स्टेटस बताता था ये, लेकिन ये सिर्फ मैन के लिए होता था, विमेन के लिए नहीं। और वो मैन जो अर्बन एलिट से बिलोंग करते थे, एलिट यानी कि ऊंचे घराने के, है ना, बहुत अमीर हो गए, तो जो अर्बन एलिट से बिलोंग करते थे उनके लिए गृहपति टर्म का यूज किया जाता था, जिनमें वेल्दी मर्चेंट्स भी आते थे। तो ये स्टेटस भी बताता था गृहपति जो हो गया। अब जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे और जो विलेज हेडमैन थे, विलेज हेडमैन जिनकी पोजीशन हेरिडेटरी होती थी ज़्यादातर, यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को अपने आप विलेज हेडमैन बना दिया जाता था। तो ये दोनों जो थे ये पावरफुल फिगर्स के रूप में इमर्ज होते हैं एंड अपने कंट्रोल को दूसरे कल्टीवेटर्स के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि जो लैंडलेस लेबर हो गई, छोटे मोटे किसान हो गए, उनके ऊपर कंट्रोल रहता था इन लार्ज लैंड होल्डर्स का और इन विलेज हेडमैन का। इनकी ज़मीन के ऊपर आकर जो स्मॉल पीजेंट्स होते थे और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे वो आकर क्या करते थे, खेती करते थे। कुछ अर्ली तमिल लिटरेचर हैं जिन्हें हम संगम टेक्स्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये संगम एज में लिखे गए थे। ये क्या मेंशन करते हैं, ये विलेजेस में रहने वाले जो लोग हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज को मेंशन करते हैं, जिसमें लार्ज लैंड ओनर्स हैं जिनको क्या बोला गया है लिटरेचर में, वेल्लर बोला गया है। प्लोमैन जो हल चलाता है उसको क्या बोला गया है, उजावर। एंड जो स्लेव्स होते थे उनको क्या बोला गया है, अदेमई। तो ये जो कैटेगरीज हमने देखी, 3 कैटेगरीज, ये डिफरेंसेस को बताती हैं, भेदभाव को बताती हैं लोगों के बीच में।
और ये जो डिफरेंसेस थे ये किस पर बेस थे, ये डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड पर बेस थे, यानी कि लैंड पर अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह से कंट्रोल है। किसी के पास लैंड है ही नहीं, किसी के पास है तो बहुत छोटी लैंड है, और किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत अमीर है वो, और उसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं लोगों के बीच में। लेबर का एक्सेस किसके पास कितना है उसके हिसाब से भी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, और न्यू टेक्नोलॉजीज किसके पास कितनी हैं, इन तीनों के हिसाब से लैंड, लेबर और जो टेक्नोलॉजीज हैं इनके हिसाब से जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैंड पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंड पर जो कंट्रोल है इसको लीगल टेक्स्ट में भी डिस्कस किया गया है। लीगल टेक्स्ट जो उस टाइम पर एक बहुत फेमस लीगल टेक्स्ट था वो था मनुस्मृति, है ना। इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये लीगल टेक्स्ट हो गए। जैसे आज के टाइम पर हमारे पास क्या है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, जिसमें अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो एट लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए जानना, लैंड को जानना, लैंड पर कंट्रोल किसका कैसा था वो जानना। तो नेक्स्ट हेडिंग अब हमारी है लैंड ग्रांट्स की एंड न्यू रूरल एलिट्स की। लैंड ग्रांट्स यानी कि जो लैंड दान में देते थे लोग, वो कौन कौन थे, किसको दान में दिया जाता था, और नए नए रूरल एलिट्स अब उभर कर आ रहे थे, ऊपर उठकर आ रहे थे, उनके बारे में जानना है। तो कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज से, अर्ली सेंचुरीज यानी कि फर्स्ट सेंचुरी सीई, सेकंड सेंचुरी सीई यानी कि कॉमन एरा, उससे क्या होने लगता है, हमें लैंड ग्रांट्स के एविडेंसेस मिलने लगते हैं, और इनमें से कई सारे एविडेंसेस इंस्क्रिप्शंस पर भी रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस स्टोन पर लिखी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट्स पर लिखी गई हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस को किस लिए लिखा जाता था, इनको एक रिकॉर्ड के रूप में लिखा जाता था, और ये जो रिकॉर्ड था ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता था, किसे दिया जाता था, उन्हें दिया जाता था जो लैंड को रिसीव कर रहे हैं, यानी कि एक तो लैंड ग्रांटर होगा जो लैंड को दे रहा है, ग्रांट कर रहा है, एंड दूसरा रिसीवर होगा। तो उस रिसीवर को ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, जिन पर ये रिकॉर्ड लिखा गया है कि किसने किसको दान दी है, जो ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स पर लिखी गई हैं, वो कॉपर प्लेट्स इनको दे दी जाती हैं, जो इंस्क्रिप्शन है वो इन रिसीवर्स को दे दी जाती है, राइट। और ऐसा तो है नहीं है कि सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सर्वाइव किए हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट्स पर और स्टोन्स पर लिखी हो। कुछ वो ऐसे मटेरियल्स पर भी लिखी हो सकती हैं जो पेरिशेबल होते हैं, जो डिग्रेडेबल होते हैं, तो वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतने सालों तक। लेकिन जो सर्वाइव किए हैं रिकॉर्ड्स, उनसे हमें पता चलता है कि ग्रांट्स ज़्यादातर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या ब्राह्मण्स को किए गए हैं, लैंड ग्रांट्स जो हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस थी वो संस्कृत में ही लिखी हुई थी, एंड कुछ केसेस में स्पेशली 7th सेंचुरी के बाद से क्या होने लगता है, इंस्क्रिप्शन का कुछ पार्ट तो संस्कृत में लिखा होता है, एंड बाकी का जो भी पार्ट लिखा होता था वो लोकल लैंग्वेज में लिखा होता था, जैसे कि तमिल या तेलुगु या पाली या प्राकृत, है ना। सो अब हम लैंड ग्रांट वाले रिकॉर्ड की इस तरह की इंस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में कौन है, प्रभावती गुप्ता है। प्रभावती गुप्ता कौन है, चंद्रगुप्त टू की बेटी। चंद्रगुप्त टू जिसने लगभग 375 से 415 सीई तक रूल किया, एंड जो चंद्रगुप्त टू था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक था अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, या गुप्ता अंपायर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था ये। तो प्रभावती की शादी करवाई जाती है एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली में, वो फैमिली थी वाकाटक्स की। वाकाटक्स को अगर हम मैप में देखें तो इतना जो एरिया था ये वाकाटक्स का था, एंड जो गुप्तास थे वो इस तरह से फैले हुए थे, राइट। तो गुप्तास में से प्रभावती गुप्ता की शादी यहाँ पर करवा दी जाती है। और ये जो वाकाटक्स थे ये दक्कन में पावरफुल थे। ये जो रीजन है ये दक्कन वाला रीजन ही तो है ना, ये दक्कन प्लेटू है यहाँ पर इंडिया का, तो यहाँ पर वाकाटक्स पावरफुल थे, एंड नॉर्थ इंडिया में गुप्तास पावरफुल थे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंड ग्रांट किए जा रहे हैं, एंड उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, प्रभावती गुप्ता का। वो कौन है, एक विमेन है। संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, women were not supposed to have independent access to resources such as land, यानी कि जो women होती थी ना, इनके पास में कोई राइट नहीं था लैंड जैसे रिसोर्सेज पर एक्सेस करने का, कि लैंड इन women के नाम हो, ऐसा कोई राइट women के पास नहीं था। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें प्रभावती गुप्ता को मेंशन किया गया है, ये इंडिकेट कर रही है कि प्रभावती के पास में लैंड का एक्सेस था, जिस लैंड को उसने बाद में ग्रांट कर दिया, दान में दे दिया, ये बता रही है ये इंस्क्रिप्शन। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि विमेन के पास में तो कोई राइट ही नहीं था ना लैंड को ओन करने का।
ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो एक क्वीन थी, और बहुत कम ऐसी क्वीन है जिनको जाना जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री से। और प्रभावती की जो सिचुएशन थी ना वो एक्सेप्शनल थी। एक्सेप्शनल यानी कि भले ही संस्कृत के लीगल टेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि वुमेन के पास में कोई राइट नहीं है रिसोर्सेज पर एक्सेस करने का, लैंड पर एक्सेस करने का, लेकिन क्योंकि प्रभावती एक क्वीन है तो उसका केस एक्सेप्शनल है, वो लैंड पर एक्सेस कर सकती है, उसका राइट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो लीगल टेक्स्ट थे उनके प्रोविजंस यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड ही ना हो, एक जैसे इम्प्लीमेंटेड ही ना हो हर जगह पर। कुछ जगह पर विमेन के पास में राइट ना हो लेकिन कुछ जगह पर हो, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं कि क्वीन की वजह से भी हो सकता है उसके पास में राइट्स हो, या फिर जो प्रोविजंस हैं वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड ना हो। एंड ये इंस्क्रिप्शन हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी एक आइडिया देती है। इनमें ब्राह्मण्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, और इसके साथ ही साथ कुछ अदर लोग भी थे। एंड ये सभी जो थे ब्राह्मण्स, पीजेंट्स और बाकी के लोग, ये सभी किंग को और उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनको कुछ प्रोड्यूस दिया करते थे, ये बताती है हमें ये इंस्क्रिप्शन। एंड इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी जो लोग थे ब्राह्मण्स, पीजेंट्स, ठीक है, इन्हें विलेज का जो नया लॉर्ड होता था ना उसकी बातें माननी पड़ती थी, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। एंड शायद हो सकता है कि उसे विलेज के लॉर्ड को ये सारे ड्यूज भी देने होते हों, ड्यूज जैसे कि जो कुछ प्रोड्यूस हो गए, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, वो भी ये उस लॉर्ड को देते हों। ये सारी बातें इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलती हैं। तो लैंड ग्रांट का एग्जाम्पल हमें कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिला है। एंड जो लैंड डोनेट किया जा रहा है उसके साइजेस में रीजनल वेरिएशंस भी रहे हैं। स्मॉल प्लॉट से लेकर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड तक डोनेट किया गया है, यानी कि छोटे छोटे प्लॉट्स भी और बहुत बड़े बड़े अनकल्टिवेटेड लैंड भी डोनेट किए गए हैं। एंड जो राइट्स हैं उस लैंड के जो डोनेट की जा चुकी है उसको डोनीज को दे दिया गया है जो ग्रांट के रिसिपिएंट होंगे, ठीक है। अब ये जो लैंड ग्रांट्स किए जाते थे इसका इम्पैक्ट क्या होता था, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हिस्टोरियंस के बीच में एक हीटेड डिबेट बनाए रखता है। कुछ हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि लैंड ग्रांट्स एक ऐसी स्ट्रेटजी का पार्ट थे जिनको रूलिंग लीनिएजेस ने अडॉप्ट किया था। रूलिंग लीनिएज यानी कि वही जो रूलिंग पावर है, जो भी डायनेस्टी होगी वो अडॉप्ट कर रही है उस स्ट्रेटजी को, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो एक्सटेंड हो सके नए नए एरियाज में। अब जो लैंड इन रूलिंग पावर के पास होगी ये वो किसी और को डोनेट कर रहे हैं ना, किसी और के पास जाएगी तो वो नए एरिया में आ गई, अब नए लोग आ गए उस पर, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंड होगा। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि लैंड ग्रांट्स जो थी वो वीकनिंग पॉलिटिकल पावर की इंडिकेटिव थी, यानी कि जो किंग है उनकी पॉलिटिकल पावर कमजोर होती जा रही है, क्योंकि किंग जो थे वो अपने सामंतास पर कंट्रोल खोते जा रहे थे, है ना। वो अलाइज विन करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अपने समर्थक, अपने मतलब उनका साथ देने वाले, उनको जीतने की कोशिश कर रहे थे। कैसे? लैंड ग्रांट करके। अब किंग लैंड ग्रांट करेंगे तो लोगों की नज़र में अच्छे बनेंगे, लोगों की नज़र में अच्छे बनेंगे तो लोग इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट ही तो कम हो गया है, पॉलिटिकल पावर ही तो कम हो गई है, इसीलिए किंग इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया करते थे, लैंड ग्रांट्स की स्ट्रैटेजी को। ये कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। एंड यहाँ पर एक और डिबेट है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि किंग्स अपने आप को सुपरमैन दिखाना चाहते थे। सुपरमैन यानी कि वो जो है वो एक डिवाइन पावर है, जैसे कि हमने कुशानास के केस में देखा था ना, वो अपने आप को डेटिस से जोड़ के दिखाते हैं। उन्होंने अपनी मूर्तियां जो है वो मंदिरों में बनवाई हैं। कॉइन भी देखा था हमने जिसके एक साइड पर कुशान रूलर था एक, और दूसरी साइड पर एक डेटी बना हुआ था। तो किंग्स अपने आप को सुपरमैन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो सीधी बात है कंट्रोल लॉस हो रहा था उनका सब पर से, तो वो अपनी थोड़ी सी पावर शो करना चाहते थे ये करके, लैंड ग्रांट करके, कि हम जो है वो बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत अच्छे किंग हैं, आप हमारा सपोर्ट करें। तो इस सब से हमने ये जाना कि लैंड ग्रांट्स हमको क्या बताता है, हमें कल्टीवेटर्स और जो स्टेट है इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है उसको बताता है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि ऑफिशियल्स या जो सामंतास थे उन तक उनकी रीच थी ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाते थे वहां तक, जैसे कि पास्टोरलिस्ट हो गए जो गाय भैंसों को चराते हैं, फिशर फॉक हो गए जो मछुआरे होते हैं, हंटर गैदरर्स हो गए मतलब जो हंटिंग करते हैं और कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं, वो लोग हो गए। मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग जो घुमक्कड़ होते हैं, या सेमी सेडेंट्री। सेमी सेडेंट्री मतलब
एक टाइम पीरियड पर एक जगह पर रहेंगे सेटल होकर, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, वो वहाँ से मूव कर जाएंगे, फिर दूसरी जगह पर रहेंगे, फिर वहाँ से मूव कर जाएंगे, फिर दूसरी जगह पर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिसंस भी हैं। कैसे आर्टिसन? मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहने वाले, और सेमी सेडेंट्री एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कौन होते हैं? जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? एक जगह हो गई, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, इन पेड़ को काटा, जलाया और वहाँ पर एग्रीकल्चर किया। फिर कुछ टाइम बाद इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाएंगे, वहाँ के फॉरेस्ट को काटेंगे, उन्हें जलाएंगे और वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे। तो ये भी क्या करते हैं? घुमक्कड़ होते हैं, राइट। या हम इन्हें सेमी सेडेंट्री बोल सकते हैं। तो ये सारे जो लोग थे, ये इन ऑफिशियल से, इन सामंतास थे, कोई कनेक्शन इनका था ही नहीं, रीच थी ही नहीं इनकी। तो जब रीच नहीं होगी तो इन्हें लैंड ग्रांट भी नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो जनरली इस तरह के ग्रुप जो थे वो डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे अपनी लाइफ्स का और अपने ट्रांजैक्शन का। बिल्कुल नहीं रखेंगे ना, क्योंकि इनके पास में वही बात के रिसोर्स नहीं है, इतने अवेयर नहीं है ये लोग। इन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, ये उसी में कोशिश करते रहते हैं। तो फिर अपनी लाइफ्स के बारे में ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते हैं हमें, इस वजह से इनकी लाइफ्स के बारे में नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी कहानी, जिसमें हमने जो कंट्री साइड चेंज हो रही थी, जो हमारी मेन हेडिंग थी, वो हमने देखा कि रूरल सोसाइटी में क्या हो रहा था, क्या उनके बीच में भेदभाव हो रहे थे, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे, कौन कौन से एग्रीकल्चर की स्ट्रेटेजीज आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। एंड में देखा हमने लैंड ग्रांट्स जो किए जा रहे थे वो किस तरह से किए जा रहे थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि समझ आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।